हाँ तो नमस्कार दोस्तों, द नेक्स्ट लेवल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का एक मस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमितीय अनुपात डिस्कस करेंगे। ये एनसीईआरटी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। और बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फायदेमंद है। विशेष रूप से ये बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 में एग्जाम देने वाले छात्र छात्राओं के लिए बनाया गया है और ये त्रिकोणमिति का हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग त्रिकोणमिति को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। आज ये हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पूरे इसके प्रश्नावली को हल करेंगे। तो ये हमारा पहला चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको अंग्रेजी में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला है त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। अब हम बात करें तो त्रिकोणमिति ये 3 वर्ड से मिलकर के बना है और ये तीनों के तीनों ग्रीक वर्ड हैं। क्या है? ग्रीक वर्ड। ये तीनों के तीनों ग्रीक वर्ड हैं, ट्री, गोनो और मैट्रोन। ट्री का मतलब 3 हो गया, गोनो मतलब भुजा हो गया, मैट्रोन का मतलब मापन होता है। यानी त्रिकोणमिति की बात करें तो 3 भुजाओं या कोनों के मापन के अध्ययन को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। अब हम लोग त्रिकोणमिति की अगर परिभाषा की बात करें तो यहाँ आपके समक्ष है परिभाषा कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं एवं कोनों के मापन का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें हम लोग विशेष रूप से किसी त्रिभुज के भुजा और कोण के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति का उपयोग क्या है। तो बता दें कि त्रिकोणमिति जैसे कि कोई ऊंचाई या किसी दूरी को निकालने में किया जाता है। जैसे कि एक भवन है, बहुत बड़ा भवन है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करना हो तो उसमें हम लोग त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। या भवन से लेकर के आप किसी बिंदु तक की दूरी निकालना चाहते हैं तो उसमें हम लोग त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। इसके पिता के बारे में कहा जाता है कि त्रिकोणमिति का जनक हिप्पारगस है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति में सामान्यतः समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। एकदम बिल्कुल एकदम आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि हर जगह आपको समकोण त्रिभुज दिख जाएगा। तो इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं और इसके बिना तो त्रिकोणमिति का कल्पना करना एकदम बिल्कुल असंभव है। तो चलिए, समकोण त्रिभुज के बारे में आपको तो पहले से भी मालूम होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण अर्थात एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। अब देखिए, मैंने यहाँ पे 2 त्रिभुज बनाया है। अब 2 त्रिभुज क्यों बनाया है, इसके पीछे भी कारण होगा। चलिए इसके पीछे के कारण को समझते हैं कि मैंने 2 त्रिभुज क्यों बनाया है। पहला त्रिभुज हमारा ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है। पहले त्रिभुज की बात करें, अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है और आपको पहले से भी पता है कि जो समकोण होता है इसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के जो सामने वाली भुजा, जो एक तिरछी भुजा दिख रही है आपको, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहा जाता है, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। फिर से, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहा जाता है और इसे हम लोग H से डिनोट करते हैं। अब देखिए, इसमें ये तो आप लोगों को पहले से भी मालूम है, लेकिन हम बात बताएं, अगर हम न्यून कोण के सापेक्ष देखेंगे, ये समकोण होता है और बाकी जो 2 कोण है हमारा न्यून कोण होता है। न्यून कोण के सापेक्ष हमारा जो ये लंब होता है और आधार होता है ये बदल जाता है। और यही कारण है कि मैंने यहाँ पे 2 त्रिभुज को बनाया है ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं। ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा क्लियर हो गया कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा है उसे हम लोग कर्ण कहेंगे। यहाँ भी देखिए, समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा है इसे हम लोग कर्ण कहेंगे। अब एक बात दिमाग में फिक्स कर लीजिए मेरे भाई
कि कर्ण जो होता है ये कभी बदलता नहीं है, ये फिक्स है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। लेकिन लंब और आधार ये न्यून कोण के अकॉर्डिंग बदल जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। अब चलिए, मैंने यहाँ पर एक एंगल थीटा ले लिया। अब इसके सामने वाला अगर देखें तो इसके सामने वाली जो भुजा है वो है हमारा ए बी, और ए बी यहाँ पे लंब होगा। फिर से कि जो एंगल थीटा लिए हैं इसके सामने वाली भुजा कौन है, ए बी है, और ए बी हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। और बगल वाली भुजा की बात करें तो ये हमारा आधार हो जाता है, ये बी सी हमारा आधार हो गया। इसको बेस यानी बी से सूचित करेंगे। अब इसी बगल वाले त्रिभुज में देखिए, अब मैंने एंगल को चेंज किया। पहले तो मैंने यहाँ पे थीटा लिया था, अब मैंने ऊपर वाले एंगल पी को लिया है। अब इस एंगल से देखें तो हमारे सामने वाला जो ये भुजा है ये क्यू आर, ये क्या हो गया, लंब हो गया, और बगल वाला आधार हो गया। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना, ये जब सवाल आप बनाइएगा तो बहुत बार एंगल चेंज कर करके दिया जाएगा। तो अगर आप एंगल के अगर इसकी समस्या को समझ पा रहे हैं तो आप आसानी से सवाल को हल कर पाइएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हम क्या बोले कि हम त्रिकोणमिति में सामान्यतः समकोण त्रिभुज की चर्चा करेंगे। और समकोण त्रिभुज में मैंने बताया कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब बताए हम कि समकोण त्रिभुज के जो सामने वाली भुजा होता है उसे कर्ण कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और ये कर्ण कभी बदलता नहीं है। उसके बाद बताए कि ये जो दो न्यून कोण है, यहाँ एक एंगल ए है, दूसरा एंगल सी है, ये दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये दोनों भुजा बदल जाती है। अगर इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब और बगल वाली आधार। यहाँ देखिए, अगर इस एंगल को ले लिए तो इसके सामने वाली ये लंब हो गई और बगल वाला ये आधार। तो कर्ण कभी बदलता नहीं है। और दूसरी बात कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा, और लंब और आधार ये दोनों सबसे छोटी भुजा होती है। याद रखिएगा कि कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, लंब और आधार ये दोनों सबसे छोटी भुजा है। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा, ये समकोण त्रिभुज से रिलेटेड होता है। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखें तो हम पढ़े हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। फिर से, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। मैंने अभी तुरंत बताया था कि ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और कर्ण का जो स्क्वायर होगा ये दोनों यानी लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से अब आप फॉर्मूला को याद रखिएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया लंब का स्क्वायर। अब मैंने आप तो बेसिक रूल इसमें जानते होंगे कि अगर हम यहाँ से स्क्वायर को बराबर के इस तरफ लाए तो वो प्लस माइनस रूट में आ जाता है। खैर प्लस माइनस की यहाँ जरूरत नहीं है, तो मैंने लिखा है कि कर्ण बराबर रूट ओवर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से 3 फॉर्मूला, ये तो कर्ण निकालने का हम फॉर्मूला बताएं, लेकिन कभी कभी मान के चलिए कि कर्ण मालूम रहेगा, आधार मालूम रहेगा, लंब निकालना पड़ जाए, या कभी आधार निकालना पड़ जाए, तो इसके लिए भी आइए कुछ फॉर्मूला दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे हम लोग इसका सिंबॉलिक रूप लेकर चलेंगे। ये h बराबर हो गया रूट ओवर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब p निकालना हो या b निकालना हो, बोले तो लंब निकालना हो या आधार निकालना हो, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे बड़ी भुजा में जो निकालना है उसको छोड़कर बाकी उसको माइनस कर देना है। कैसे, p निकालना है, ठीक है, p निकालना है तो रूट ओवर h का स्क्वायर, हमेशा h में ही घटाएंगे क्योंकि बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा में आप दूसरी छोटी भुजा को घटा दीजिए। तो h का स्क्वायर बराबर हो गया माइनस p का, सॉरी दोस्तों, तो h बराबर हो गया रूट ओवर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और p बराबर हो जाएगा रूट ओवर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और b बराबर हो जाएगा
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मैंने कहा था अभी कि हमेशा आप बड़ी भुजा में ही घटाइएगा, यानी कर्ण में ही घटाना है। लंब निकालना हो तो कर्ण में आधार को घटा देंगे, और आधार निकालना हो तो कर्ण में लंब को घटा देंगे। तो इस तरह से आप जो है पाइथागोरस प्रमेय को समझ गए। अब आते हैं, अब इसमें जो एक मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ये है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये समकोण त्रिभुज के भुजाओं के सापेक्ष, यानी उनके न्यून कोण के भुजाओं के सापेक्ष जो हम अनुपात निकालेंगे वही हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। और ये 6 प्रकार से हम लोग इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के, तो 6 प्रकार के होते हैं। पहला आपका साइन होगा, उसका कोसाइन होता है, टेंजेंट होता है, कोटेंजेंट होता है, सेकेंट होता है और कॉसेकेंट होता है। लेकिन इतना बड़ा बड़ा रूप हम उपयोग में नहीं लाएंगे। जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो आप देखेंगे कि मैं एक इसका छोटा सा रूप लेकर चलता हूँ। साइन हो गया, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो बस इसका उपयोग करना है, बस इतना जान लीजिए ये इसी का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, अब यहाँ जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो गया, जिसे हम लोग p/h कहेंगे। दूसरा कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्ण, जिसे हम लोग b/h कहेंगे। टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार, जिसे हम लोग p/b कहेंगे। उसके बाद अगर आपको 3 याद है, साइन, कॉस और टेन, तो बाकी 3 आप आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ उल्टा ही होता है, जैसे टेन, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन के उल्टा की बात करें तो ये कॉसेक होता है। जैसे हम अभी लिखे हैं कि साइन थीटा बराबर p/h। साइन थीटा बराबर क्या है, तो p/h है। और वहीं इसी का उल्टा अगर हम कॉसेक थीटा को देखें तो ये h/p हो गया। साइन थीटा बराबर p/h और कॉसेक थीटा हो गया h/p। कॉस थीटा का हो गया b/h, लेकिन यहीं अगर हम सेक थीटा की देखें तो ये हो गया h/b। टेन थीटा का हो गया p/b, कॉट थीटा का हो गया b/p। तो मेरे भाई यहाँ से बस आपको 2 ही फॉर्मूला याद रखना है। बाकी अगर आप सिर्फ साइन और कोस याद रखते हैं तो बाकी ये सब फॉर्मूला अपने आप निकल जाता है। देखिए कैसे निकलता है। साइन का आपको याद रखना है कि साइन थीटा बराबर p/h, ph bh, ph bh, ph bh, ph bh। बस इतना ही याद रखिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिए। साइन थीटा का p/h हो गया, कॉस थीटा का b/h हो गया। साइन थीटा का p/h हो गया, कॉस थीटा का b/h हो गया। अब हम टेन थीटा की बात करते हैं। तो देखिए टेन थीटा कैसे, हम इसका एक भागफल फॉर्मूला आगे पढ़ाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो उसी बेस पे यहाँ हम काम कर लेते हैं। देखिए अगर ये भाग के रूप में होता तो हम क्या करते, h से h को कटा देते, तो ऊपर बच गया p और नीचे बच गया b, अर्थात टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया p/b। चलिए मान लिए कि इतना आपको समझ में नहीं आया, तो आपको बस 3 फॉर्मूला याद रखना है, साइन, कॉस और टेन का, ph bh pb, ph bh pb, ph bh pb। अब फिर भी आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो बहुत सारा ट्रिक है, वो ट्रिक लगा के भी याद कर सकते। खैर मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतना छोटा सा चीज़ याद करने के लिए किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बस आपको तो इतना ही पढ़ना है, ph bh pb, ph bh pb, साइन कॉस टेन। साइन का ph हो गया, कॉस का bh हो गया, टेन का pb, अर्थात p/h, कॉस का b/h, टेन का p/b हो गया। बाकी जैसे 3 याद हो गया तो 3 इसी का उल्टा होता है, बस आसानी से याद हो जाएगा। चलिए अब हम तो ये फॉर्मूला को देख लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये तीनों को देख लिए। अब ये आप क्या कीजिएगा कि इस फॉर्मूला को 2-3 बार लिख लिख करके याद कर लीजिएगा। अगर आपको आसानी से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें अब कुछ नोट देखेंगे हम लोग।
ये बड़ा ही महत्वपूर्ण नोट है, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझेंगे। पहला है कि साइन थीटा एक संकेत है, साइन थीटा एक संकेत है। जैसे हम साइन को ये थीटा से अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों ये गुना के रूप में नहीं होता है। देखिए मैंने लिखा हुआ है कि साइन थीटा एक संकेत है और साइन को थीटा से अलग नहीं किया जा सकता है। अर्थात आप ये नहीं लिख सकते हैं कि साइन गुना थीटा, ये एक्चुअल में ये संकेत है, इसको अलग नहीं कर सकते। दूसरा कि अगर ये साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी है, तो जैसे कि आप कर लेते हैं काम कि अगर 2 इंटू एक्स प्लस वाई रहता है तो ये 2x हो गया और फिर ये 2y हो गया। लेकिन आप इस प्रोसेस को यहाँ नहीं लगा सकते हैं। हाँ, आप सोच सकते हैं कि साइन को a से गुना कर देंगे और साइन को फिर b से गुना कर देंगे तो साइन a प्लस साइन b, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अभी फर्स्ट नोट में बताया कि साइन और थीटा ये दोनों एक दूसरे का गुणनफल नहीं होता है, ये भूल कभी मत कीजिएगा। अर्थात साइन a प्लस बी हम नहीं लिख सकते हैं साइन a प्लस साइन b। ये एक फॉर्मूला हो जाता है कि साइन a प्लस बी का एक फॉर्मूला जो आप आगे कक्षा में पढ़िएगा। ये फॉर्मूला एक्चुअल में होता है कि साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन b होता है। खैर इसका उपयोग बहुत कम है, एडवांस मैथ पढ़िएगा तो उसमें मिल जाएगा आपको। अब देखिए इसी के उल्टा अगर देखें कि साइन ए प्लस साइन बी, मान के चलिए अभी कभी कभी ऐसा भी काम आप करते हैं कि 2x प्लस 2y दिया रहता है तो इसमें आप 2 को कॉमन कर लेते हैं, अर्थात ये 2 कॉमन कर लिए तो हमारा x प्लस वाई हो जाता है। लेकिन ऐसा हम यहाँ त्रिकोणमिति में नहीं कर सकते हैं कि अगर साइन ए प्लस साइन बी दिया रहे तो आप साइन कॉमन करके a प्लस बी नहीं लिख सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। उसके बाद अगले नोट को देखें, ध्यान से देखिएगा। जैसे साइन एक्स का ये होल स्क्वायर है, साइन एक्स का क्या है, ये होल स्क्वायर है, तो हम सिर्फ यहाँ एक्स का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। इसको लिखने का एक अलग तरीका होता है, अगले नोट में देखिए। जैसे ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो हम इसको यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स पढ़ेंगे। ये इस रूप में भी हो सकता है कि साइन एक्स गुना साइन एक्स, तो साइन एक्स गुना साइन एक्स जहाँ मिलेगा तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद अगला नोट है हमारा कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात एक वास्तविक संख्या होती है। अब वास्तविक संख्या के बारे में आप जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। और आपने अगर पहले से पढ़ा होगा तो परिमेय संख्या के बारे में भी पता होगा और अपरिमेय संख्या। चलिए मैंने माना कि आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या आप पढ़े होंगे कि वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकें, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें और q नॉट इज इक्वल टू 0, इसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। p और q क्या होता है, तो p और q यहाँ एक पूर्णांक होता है और पूर्णांक के बारे में पता है, जैसे कि -2/3 एक परिमेय संख्या है, 3/2 एक परिमेय संख्या है, 5/4 एक परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं 0/1, ठीक है। 3 भी एक परिमेय संख्या है, 3 को लिख सकते हैं 3/1। इस प्रकार से सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या और सभी पूर्णांक ये सब के सब क्या होंगे, तो परिमेय संख्या होंगे। हाँ, ये हम नहीं कर सकते, 3/0 नहीं लिख सकते क्योंकि नीचे में अगर 0 होगा तो ये अपने अस्तित्व को खो देगा। आपको पता है कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर ये इनफाइनाइट हो जाता है। तो आपको पता चल गया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय की बात करें
तो जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या कहें यूँ कि वैसी संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाला जा सके, जैसे कि √2, इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह अपरिमेय हो गया। √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ठीक है। तो ये सभी के सभी आपका अपरिमेय संख्या हो गया। इसके डिटेल्स में हम लोग प्रश्नावली फर्स्ट जब पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल एक और बात बता दूं कि पाई जो एक ग्रीक अक्षर है, ये अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 ये परिमेय संख्या होती है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्यों, ये आप बताइएगा कि पाई अपरिमेय लेकिन पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या क्यों होती है, ये आपके लिए है। आइए अब हम लोग वर्ग संबंध की ओर चलते हैं। तो वर्ग संबंध स्क्वायर रिलेशन, इसमें हम लोग बेसिकली पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और इससे भी आपका 3 फॉर्मूला बनेगा। एक बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आइए पहले देखते हैं कि फॉर्मूला बनता कैसे है, ये फॉर्मूला आता कैसा है। जैसा कि आप जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम में आपको शुरू में ही पढ़ा दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसी फॉर्मूला में बारी बारी से डिवाइड कर करके हम जो है फॉर्मूला प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एच स्क्वायर से दोनों तरफ भाग लगा देते हैं। किससे? तो एच स्क्वायर से दोनों तरफ भाग लगाएंगे। एच स्क्वायर पहले से डिवाइड किए एच स्क्वायर से, पी स्क्वायर में एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, और फिर बी स्क्वायर में हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 1। अब यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए पी का भी स्क्वायर है, एच का भी स्क्वायर है, तो हम पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अर्थात पी बाय एच का होल स्क्वायर, और यहाँ भी लिख देंगे बी बाय एच का होल स्क्वायर। उसके बाद आप फॉर्मूला पढ़ें कि P बाय एच किस त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला होता है, तो मैंने बताया था साइन थीटा का होता है, B बाय एच कॉस थीटा का होता है। तो बस साइन थीटा रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, यहाँ भी B बाय एच की जगह कॉस थीटा रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। तो फिर यहाँ से आपको फॉर्मूला मिल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। और यहाँ से आप 2 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर हम सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू पता करें तो आपको पता है स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में, तो ये हो गया √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में बात करें तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए तो कॉस थीटा स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला हम इसी तरह से प्राप्त कर सकते हैं कि इसी समीकरण 1 में, अभी जो हमने समीकरण 1 देखा था कि h का स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसी में हम क्या करेंगे कि b के स्क्वायर से भाग लगा देंगे। तो दोनों तरफ b के स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो इस प्रकार से हमको मिल जाएगा h स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और b स्क्वायर से b स्क्वायर यहाँ तो कट जाता है। फिर यहाँ मिला h बाय बी p बाय बी प्लस 1। h बाय बी किसका फॉर्मूला होता है, सेक का, p बाय बी किसका होता है, टेन का। तो यहाँ से मिल गया फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। और फिर यहाँ से हम 2 फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि अगर सेक स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, अर्थात 1 प्लस क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा अगर टेन स्क्वायर थीटा पूछेगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये कैसे हुआ, ये माइनस में था, इधर आया तो प्लस में, अब +1 है, इधर आएगा तो माइनस में चला आएगा, पहले से सेक स्क्वायर थीटा है ही। तो टेन स्क्वायर थीटा पूछे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये +1 इधर आया तो -1। इसी प्रकार से जैसे मैंने b का स्क्वायर से भाग दिया दोनों तरफ, इसी प्रकार से आप p के स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दे करके आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यहाँ से फिर 2 फॉर्मूला निकलेगा कि अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, उधर आया तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
अगर कोट स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये माइनस में है, इधर है तो प्लस में, अभी प्लस 1 उधर जाएगा तो -1, अर्थात कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब मैंने ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा आइडेंटिटीज पढ़ा दिया है, इसमें मात्र 2 फॉर्मूला पढ़ाने के लिए रह गया है। एक हमारा होगा पूरक संबंध होगा, पूरक कौन से संबंधित होगा, और दूसरा उसका टेबल। तो एक क्लास और लेंगे इंट्रोडक्शन का, और मैं आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन खत्म करके और बिल्कुल प्रश्नावली स्मूथली हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, और फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे ही खत्म होगा चैप्टर वाइज डेली वीडियोस अपलोड हो जाएगा। आपका डेली वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप एग्जाम तक मेरे साथ बने रहे तो 100% बिहार में कम से कम टॉपर तो कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। अगर मन से चीज़ों को पढ़ते हैं, आप जहां भी ऑफलाइन सेंटर में पढ़ रहे हैं उसका वहां बढ़िया से पढ़िए, और ऑनलाइन सेंटर के माध्यम से जो है मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें एकदम कम समय में प्रोवाइड करूंगा। आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। अब हम लोग इसके अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। अब इसमें हम लोग पहले 3 भाग डिस्कस करेंगे इसका। एक होगा व्युत्क्रम संबंध, दूसरा होगा भागफल संबंध, और तीसरा होगा वर्ग संबंध। यानी यहाँ से लगभग आप 70% त्रिकोणमिति का फॉर्मूला समझिए कि पढ़ लिए। 30% में हम 2 चीज पढ़ाएंगे आपको। एक होगा आपका पूरक कोण संबंधित, और दूसरा एक टेबल हम लोग पढ़ेंगे, इसमें sin 30 का, sin 45 का, sin 60 का, ये सब वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम का मतलब हुआ उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ? उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC, एक समकोण है जिसमें कोण B क्या है? समकोण है। अब इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें तो इसके सामने वाला लंब होगा और बगल वाला आधार होगा। ये तो आपको पता ही है कि कर्ण फिक्स होता है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। चलिए अब हम पहले बात किए थे कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक होता है। साइन थीटा का उल्टे कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और फिर मैंने बताया था कि टेन का उल्टा कोट होता है। तो ये हम पहले बता चुके हैं, और इसी से संबंधित ये फॉर्मूला है। जैसे साइन थीटा बराबर हो गया P/H, और कॉसेक थीटा बराबर हो गया H/P। अभी दोनों को हम गुना किए तो P से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को गुना करेंगे, तो साइन थीटा का वैल्यू है P/H और कॉसेक थीटा का वैल्यू है H/P। अब ये देखिए कट गया तो कट के क्या आया? 1। यानी यहाँ से एक फॉर्मूला आपको मिल गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए 1 कैसे होता है मैंने ये बता दिया कि फॉर्मूला को या तो अगर कोई प्रूफ करने के लिए बोले तो आप आसानी से कर सकते हैं कि फॉर्मूला का LHS पार्ट लीजिएगा, साइन का वैल्यू P/H रखिएगा, कॉसेक का वैल्यू H/P रखिएगा, ये आपस में कट करके आ जाता है 1 हो जाता है। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दें कि ये फॉर्मूला प्राप्त कैसे होता है, ये फॉर्मूला आता कहाँ से है। तो आपने देखा कि ये फॉर्मूला कैसे 1 आया, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो गया, और यहाँ से 2 फॉर्मूला निकलता है। एक हमारा हो गया साइन थीटा, कि अगर हम पूछ दें कि बताओ साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक होता है, तो 1/कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक थीटा पूछे तो 1/साइन थीटा। देखिए साइन थीटा पूछेंगे ये गुना के रूप में, इधर आएगा तो डिवाइड के रूप में आ जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर हो गया 1/कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर हो गया 1/साइन थीटा। उसके बाद हम अगले पड़ाव की ओर चलें तो हमारा है कॉस थीटा और सेक थीटा। ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। ये दोनों को जब हम गुना करेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो कॉस का वैल्यू हो गया B/H और सेक का वैल्यू हो गया H/B। तो H से H कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, फिर से क्या मिल गया? 1। यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, और यहाँ से फिर 2 फॉर्मूला निकलेगा। अगर आपसे कोस थीटा पूछा जाए तो 1/सेक थीटा, और सेक थीटा पूछा जाए तो 1/कॉस थीटा। और इसमें तीसरा हमारा हो गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का, तो टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया P/B, और कॉट थीटा का हो गया B/P हो गया। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो ये आपस में कट के फिर से क्या आ गया? 1 हो गया, और फिर यहाँ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का फॉर्मूला हम लिख दिए बराबर 1, और यहाँ से 2 फॉर्मूला निकल गया। अगर टेन थीटा पूछा जाए तो 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा पूछा जाए तो 1/टेन थीटा। तो इस प्रकार से हम यहाँ व्युत्क्रम संबंध में मात्र 3 फॉर्मूला डिस्कस किए हैं।
बस आपको इतना ही याद रखना है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, दूसरा कॉस का उल्टा सेक होता है और तीसरा टेन का उल्टा कोट होता है। अगर आप इतना याद रखते हैं तो आप आसानी से इस फॉर्मूला को याद कर पाएंगे। अगर हम पूछेंगे बताओ साइन थीटा का बराबर क्या होगा, तो 1/कॉसेक थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक थीटा तो कॉसेक का उल्टा साइन हो गया, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा हो गया। तो इस प्रकार से हम व्युत्क्रम संबंध को डिस्कस कर लिए। अब हमारा अगला पॉइंट है भागफल संबंध। अब भागफल संबंध के लिए हम दो त्रिकोणमितीय अनुपात पे चर्चा करेंगे, साइन पे और कॉस पे। साइन थीटा बराबर हो गया p/h और कॉस थीटा बराबर हो गया b/h। हम डिवाइड करके देखते हैं। पहला डिवाइड करेंगे साइन में कॉस है और फिर कॉस में साइन से करके देखते हैं क्या मिलता है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन का फॉर्मूला होता है p/h और कॉस थीटा का होता है b/h। h से h कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया p और नीचे बच गया b। अब आप पढ़े हैं p/b किस त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला होता है, तो याद कीजिए उन्हें पढ़ाया था कि टेन थीटा बराबर होता है p/b, तो यहाँ से मिल गया हमको टेन थीटा। यानी आपको पता चल गया कि टेन थीटा बराबर फॉर्मूला अगर हम पूछेंगे तो आप बोलिएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। दूसरा, अगर हम कॉस में साइन से भाग दे दें तो इसी प्रकार से मिलता है b/p, और b/p किसका फॉर्मूला, तो इसी का उल्टा यानी कॉट थीटा का होता है, अर्थात कॉट थीटा बराबर हो गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब तीसरा जो हमारा होगा ये होगा वर्ग संबंध।